आज के जनसदन में चर्चा का मुद्दा है नगर निगम चुनाव। और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। आइए सबसे पहले उनसे रूबरू करवा देते हैं। कमलेश रमन जी भाजपा नेत्री हैं। कमलेश जी, आज की चर्चा में वीआईपी परिवार आपका स्वागत करता है। विक्रम श्रीवास्तव जी ब्यूरो चीफ हैं। विक्रम जी, आज की चर्चा में आपका स्वागत है। और दीपक रावत जी नेता है यूकेडी के। दीपक जी, आज की चर्चा में वीआईपी परिवार आपका स्वागत करता है। सबसे पहले रुख करना चाहेंगे कमलेश जी आपकी तरफ। नगर निगम चुनाव की अगर हम बात करते हैं, हालांकि हल्फनामे की हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, तो उन्होंने कहा था कि चुनाव सरकार को जल्दी से जल्दी कराए। उसके बाद कहीं ना कहीं चुनावी हलचल तेज हो गई। जिस तरीके से यह भी कहा गया था कि इनका कार्यकाल 6 महीने बढ़ाया जाए, हालांकि कोर्ट ने कहा था कि कार्यकाल नहीं बढ़ाया जाएगा। कई तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि आपके प्रदेश अध्यक्ष का कहना यह भी है कि अगर नगर निगम चुनाव होते हैं तो मैक्सिमम सीट भाजपा के पार्षद लेके जाएंगे। ये किस तरीके से इसको अगर वैचारिक पटल पे देखा जाए कमलेश जी, एक तो चुनाव देर से होना, ऊपर से 4 जून को हम बात करते हैं अगर लोकसभा चुनाव का उसका रिजल्ट भी आना, ये समीकरण का तालमेल किस तरीके से यहाँ सरकार बैठाएगी? क्योंकि देखिए, अगर उत्तराखंड राज्य की बात करते हैं, आपकी सरकार है, केंद्र की बात करते हैं, मौजूदा आपकी सरकार है, ये तालमेल किस तरीके से होगा? क्या निकाय चुनाव पे इसका असर पड़ेगा? अगर रिजल्ट 4 जून से तक आ जाता है, उससे पहले चुनाव होते हैं तो क्या फर्क होगा, उसके बाद होते हैं तो किस तरीके का फर्क पड़ सकता है? देखिए, 4 जून तक तो मुझे लगता है कि चुनाव होना संभव नहीं है, क्योंकि आचार संहिता हमारी लगी है 4 जून तक। अगर रिजल्ट आएगा उसके बाद ही चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी। और चुनाव आयोग को सरकार ने लिखकर के दे दिया है कि आगे चुनाव किया जाए, किस डेट पर चुनाव होगा, ये चुनाव आयोग को तय करना है। तो मुझे लगता है कि 4 जून के बाद ही सारी स्थिति इस वक्त हो पाएगी। और क्योंकि हम पूरी तरीके से तैयार है चुनाव करने के लिए, जिसको चुनाव आयोग को देखना है कि वो किस तरीके से चुनाव करेगा और ये चुनाव हमारे पक्ष में होगा या नहीं होगा। ये तो जरूरी नहीं कि 4 जून का जो रिजल्ट है वो ही तय करेगा। 4 जून का रिजल्ट भी बहुत अच्छा होगा। आने वाला जो नगर निगम का चुनाव होगा ये भी बहुत अच्छा होगा। समान जगह से जो पूरे प्रदेश के अंदर से नगर निगम का जो चुनाव होगा, यहाँ से पार्षद भी चुने जाएंगे, नगर पालिका अध्यक्ष भी चुने जाएंगे, मेयर भी चुने जाएंगे। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ये चुनाव बिल्कुल। अब कमलेश जी, अभी आपने अपने वक्तव्य में कहा कि ये चुनाव हमारे पक्ष में होगा भी या नहीं होगा, कहीं संशय है आपको लोकसभा को लेकर? देखिए, मैंने ये नहीं कहा कि ये चुनाव हमारे पक्ष में होगा या नहीं होगा। ये आपने अपने वक्तव्य में कहा कि 4 जून का जो रिजल्ट होगा वो ये तय नहीं करेगा कि हमारे पक्ष में होगा या नहीं होगा। मैंने ये कहा। बिल्कुल, इसको दोबारा सुनिएगा, मैं रुक करना चाहूंगा। बिल्कुल बहुत अच्छा होगा। आने वाले समय में चुनाव होगा तो बदल जाएगा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। बिल्कुल, विक्रम जी रुक आपकी तरफ करना चाहूंगा। विक्रम जी देखिए, कोई भाजपा से बिलोंग करता है तो भाजपा के लोगों के बीच में रहता है, कोई कांग्रेस या यूकेडी का होता है उनके बीच में रहता है। आप ऐसी शख्सियत है कि चाहे कांग्रेस की बात करें, भाजपा की बात करें, यूकेडी की बात करें या अन्य पार्टी की बात करें, हर व्यक्ति से रूबरू होते हैं, वहां की समीकरण, वहां के लोगों के विचार लेके आते हैं। क्या लगता है कि चुनाव नगर निगम की हम बात करते हैं, रुख किस तरफ जाने वाला है? और क्या ये चुनाव में भी समय लगने वाला है या सरकार लोकसभा का रिजल्ट डिक्लेयर होते ही इसको करा देगी? विक्रम जी देखिए कला जी, सबसे पहले तो पत्रकार की जिम्मेदारी होती है कि जनता के बीच में जनता से जुड़ी हुई समस्याएं है उनको उस पटल पर रखे, लोगों से सवाल पूछे जो लोग जिम्मेदार। जहाँ तक देखिए नगर निकाय चुनाव का आप जिक्र कर रहे हैं, देखिए लोकसभा चुनाव से पहले ही हम लोगों ने इस बात को जनता के समक्ष रख दिया था कि सरकार की जो मंशा है वो लोकसभा चुनाव के बाद नगर निकाय चुनाव कराने की है। और वही तस्वीरें जो है वो दिखाई गई। जिस तरह से हाईकोर्ट ने स्थिति को स्पष्ट किया है कि जो प्रावधान है पक्षों का वो आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, लेकिन जो स्थिति दिखाई दे रही है उसमें जाहिर सी बात है कि सरकार नया हलफनामा जो है वो कोर्ट में देगी और सरकार अपनी ओर से जो स्थिति है उसको कोर्ट के समक्ष रखेगी। और ये चुनाव जो है वो आगे चलने वाला है। जहाँ से देखिए नगर निकाय चुनाव हो या तमाम ऐसे जो चुनाव होते हैं उनको लेकर के ज्यादातर सत्तारूढ़ दल जो होता है उसको ऐसा लगता है कि वो उनके पक्ष में चुनाव जाने वाला है और उसी तरह का माहौल जो है वो चुनाव में तैयार करते हैं। जिस तरह से देखिए 8 नगर निगम उत्तराखंड के अंदर है और नगर निगम क्योंकि देखिए अगर आप ग्राउंड पर मजबूत है, यानी कि आपके पार्षद ज्यादा से ज्यादा है और आपके मेयर है और विधायक आपके हैं, कहीं ना कहीं ये एक मजबूती जो है वो विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव में मिलती हुई दिखाई देती है। जिस तरह से देखिए लोकसभा चुनाव का रिजल्ट 4 जून को आएगा, उसके बाद बहुत सारी जो स्थिति है वो बदलती हुई दिखाई देगी। क्योंकि देखिए
चुनावी रिजल्ट के बाद जो आंकड़ा है, वोटिंग का जो आंकड़ा है, उससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस क्षेत्र में सत्तारूढ़ दल को कितना वोटिंग जो परसेंटेज है वो मिला। और क्योंकि देखिए अभी तक जो मैं देहरादून का ही अगर जिक्र करूँ तो देहरादून नगर निगम को लेकर के तमाम तरह के प्रयास चल रहे हैं कि महिला सीट हो जाएगी या ये जनरल रहेगी। तो इस तरह के प्रयास बहुत लंबे समय से लग रहे हैं। और जैसा मैंने जिक्र किया कि लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद जो बहुत सारी स्थिति है वो बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी कि कहाँ पे जो है वो सत्तारूढ़ दल कमजोर हो रहा है, किस कारण से कमजोर हो रहा है, किस कारण से उसे प्रॉफिट मिल रहा है। अगर सब कुछ उनके अनुकूल रहेगा तो उस अनुकूल वातावरण के हिसाब से वो पूरा का पूरा जो नगर निकाय चुनाव का जो खाता है वो तैयार करेंगे और चुनाव की स्थिति को बताएंगे। बिल्कुल दीपक रावत जी। दीपक जी देखिए, अगर हम बात करते हैं नगर निगम चुनाव की बात कर लेते हैं, हम विधानसभा की बात कर लेते हैं, लोकसभा चुनाव की बात कर लेते हैं, कहीं ना कहीं स्थानीय पार्टी होते हुए भी आप वो उपस्थिति दर्ज नहीं कर पाए जो उपस्थिति दर्ज होनी चाहिए। क्योंकि कहते हैं कि कोई भी मकान या महल बनाता है तो वो मजदूर, वो व्यक्ति जो उसकी नींव खोदता है उसमें रह नहीं पाता, उसको बुलाया नहीं जाता। उत्तराखंड बनने में आपकी पार्टी का एक बहुत बड़ा योगदान था, बहुत बड़ा रोल था, उसकी नींव आप लोगों ने रखी और उस मुकाम तक भी पहुंचे। लेकिन क्या कारण है कि चाहे निकाय चुनाव की बात कर लेते हैं, लोकसभा की बात कर लेते हैं, विधानसभा की बात कर लेते हैं, कहीं ना कहीं आप लोग अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में पीछे रह जाते हैं। दीपक जी। आप बहुत अच्छा कह रहे हैं कि बहुत ऐसे कारण रहे हैं और पहले डिस्कस करता हूँ कि शायद कुछ राजनीति का प्रमुखता और कुछ हमारे राजनीतिक निर्णय और व्यवस्थित हुई है कि हम लोग जब जनता का हमारा विश्वास निरंतरता बनता है। लेकिन उनका जो सम्मान है पीढ़ी का जनता के मन में और दिल में, वो आज भी बना हुआ है। इसीलिए आज हम लोग आज भी स्थिति में परिस्थितियों में, जबकि हमारा कोई विधायक नहीं है, जब हमारा कोई सांसद नहीं है देहरादून में, उसके बावजूद भी हम लोग जनता के सारे विषयों को जनता के सारे विषयों को आंदोलन के माध्यम से, जनसंपर्क के माध्यम से हम लोग उठाते रहते हैं और लगातार उठाते रहते हैं। निश्चित रूप से हमें पूर्ण विश्वास है जिस प्रकार से पूर्ण जनता ने हमारा सहयोग करा है, हमें हमारा साथ दिया है, हमारे जो मुद्दे हैं उनसे हमारे पीछे खड़े हुए हैं, उसी तरीके से भविष्य में हम लोग कुछ नहीं मांग रहे हैं। और हम भी विचार कर रहे हैं कि जो आगामी आने वाले जो चुनाव है, निकाय के चुनाव में उत्तराखंड और देहरादून में, उसमें हम लोग मजबूती के साथ जो क्षेत्र की समस्याएं हैं उनको लेकर आगे बढ़ेंगे, उनको हम लड़ेंगे। बिल्कुल कमलेश जी, देखिए अगर हम बात करते हैं भाजपा की, क्योंकि आप नेत्री हैं भाजपा में और प्रवक्ता भी हैं, कमलेश जी अगर हम बात करते हैं कैबिनेट मिनिस्टर तक कांग्रेस छोड़ के आपकी पार्टी में आ गए हैं, लगता नहीं कि आने वाला समय बड़ा मुश्किल होने वाला है। टिकट किसको दिया जाएगा, चाहे हम निकाय चुनाव की बात करते हैं क्योंकि वो अपने कार्यकर्ताओं की पैरवी करेंगे, हम लोकसभा की बात करते हैं, विधानसभा की बात करते हैं, तो लगता नहीं कि बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं स्थिति कसमाकस की हो जाएगी कि टिकट दे तो किसको दे, क्योंकि पूर्व कैबिनेट मंत्री का टिकट काटना जो कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं एक बड़ा चैलेंज आपके लिए होने वाला है आने वाले समय में। कमलेश जी। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने जितने भी लोगों ने ज्वाइन करने का काम किया तो किसी भी स्तर पर यहाँ नहीं आए कि टिकट मिलेगा, चुनाव लड़ेंगे। मुझे लगता है कि सेवा भाव जो उनके मन में है उसी के लिए वो भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने ज्वाइन किया है। वो ऐसी कोई स्थिति नहीं आने वाली पार्टी के सामने या अंदर की स्थिति कोई आएगी कि किसको टिकट दें किसको ना दें। जो मेहनत करेगा, जो फील्ड में दिखाई देगा, जो जनता के बीच में होगा, जो जनमानस की बात करना होगा, जो विकास कार्य को जनता के बीच में दिखाने का काम करता है या जो वहाँ उस क्षेत्र के कार्यों में अपनी भागीदारी निभाने का काम करता है, मुझे लगता है कि पार्टी उसका सर्वे भी कराएगी। तमाम वो सारी चीजें होगी तो जो जीतने वाला कैंडिडेट होगा जिसने पूरे पार्टी संगठन के लिए भी काम किया होगा, तमाम जैसे लोकसभा के चुनाव थे उन चुनाव में जिसकी कितनी भागीदारी रही, कितनी सक्रियता रही, उन सारी चीजों को देखते हुए पार्टी अपना सर्वे कराएगी और उसी के आधार पर टिकट देने का काम करेगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बहुत ही जमीनी स्तर पर काम करती है। तमाम वो कार्यकर्ता जो जमीनी स्तर पर काम करता है उनसे सलाह मशवरा लेकर ही टिकट का वितरण किया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी स्थिति आने वाली है और तमाम सभी लोग मेयर का चुनाव लड़ेंगे या सभी विधायक का चुनाव लड़ेंगे या सभी पार्षद का चुनाव लड़ेंगे। संगठन में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है कि संगठन को मजबूत करने का काम वो लोग करते हैं जो मेहनत करके संगठन को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। क्योंकि चुनाव है, चुनाव की तैयार से सभी आगे, सबका अपना एक मतलब होता है, सबकी अपना अधिकार भी होता है कि वो दावेदारी करे पार्टी पटल पे आकर के। तो मुझे लगता है कि सभी का अधिकार है कि वो पार्टी में आकर के, संगठन में आकर के दावेदारी करे और पार्टी जिसको भी टिकट देती है मुझे लगता है कि पूरा संगठन उसके साथ जुड़ के चलता है, काम करने का काम करता है और जिताने का भी लाने का काम करता है वो कार्यकर्ता जो बिल्कुल धरातल पर रहकर के काम करता है। बिल्कुल विक्रम जी, अगर हम बात करते हैं ओबीसी सीट की,
14% आरक्षण पे बात चल रही है। लगता नहीं कि ये आरक्षण अगर लागू हो जाता है तो उन सीटों पे खासकर बड़ा फर्क पड़ने वाला है। जो एक सामान्य कास्ट का व्यक्ति वहां पे कई महीनों कई सालों से अपनी तैयारी कर रहा है, या जिस तरीके से भी आपने अपने वक्तव्य में कहा था कि महिला सीट हो सकती है, लेकिन जो पुरुष लगे हुए अपने प्रचार प्रसार में कहीं ना कहीं बड़े बड़े पोस्टर, दिवाली होली की शुभकामनाएं दे रहे हैं, तो उनको अगर पहले से पता होता तो उनका जो पैसा लगा है, उनका समय लगा है, उसकी बचत होती, और सडनली जो एक बिल्कुल मेटलिस्टिक चेंजेस जो आने वाले हैं कि सीटों ओबीसी की होने वाली है, महिला सीट होने वाली है, तो लगता नहीं कि इसमें कहीं ना कहीं जो व्यक्ति है, जो कार्यकर्ता है, वो अपने को पीछे महसूस करेगा। देखिए, जैसा बीजेपी प्रवक्ता कह रही थी, जो भी व्यक्ति बीजेपी में आ रहा है तो किसी डील के तहत नहीं है। देखिए, ऐसा नहीं है। डील का पुराना उदाहरण शायद इनको याद नहीं होगा। हरीश रावत सरकार गिराने वाले सभी विधायकों के लिए यही कहा जाता था कि किसी डील के तहत जो है कोई नेता यहाँ पर नहीं आया। लेकिन जो विधानसभा के चुनाव हुए उसमें वो सारे प्रत्याशी के तौर पर थे। जो बात बिल्कुल सत्यता है, वैसे इस वक्त कैबिनेट मंत्री भी है, सुबोध गुजराल कैबिनेट मंत्री है, सतपाल महाराज की कैबिनेट मंत्री है। तो देखिए, जहाँ तक नेताओं के भाजपा में शामिल होना, उनकी शिक्षाओं का, और जैसा आपने ओबीसी का जिक्र करा, देखिए जिस तरह से इन्होंने बिना किसी समीकरण को देखते हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री दिनेश अग्रवाल हो उनको अपनी पार्टी में लिया, या शैलेंद्र रावत हो उनको बीजेपी ने वापसी अपनी पार्टी में लिया, या राजेंद्र भंडारी जो बद्रीनाथ से विधायक है, उनकी पत्नी है, उनको जो है वो बीजेपी में लिया। देखिए, अभी जब ये लोकल स्तर के चुनाव होंगे तो एक बहुत बड़ा जो कह सकते हैं बीजेपी वर्सेस कांग्रेस बीजेपी जो पार्टी बन गई है, उसमें एक बड़ा टकराव देखने को मिलेगा। और ये संकेत जो है वो जो बीजेपी है और बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो भी इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। यही वजह थी कि ये जो नगर निकाय के चुनाव थे वो लोकसभा के चुनाव से पहले जो है वो नहीं कराए गए, और इसीलिए जो है रिजल्ट के बाद इस तरह के चुनाव कराने की जो स्थिति है उसमें बीजेपी चाहेगी कि हम उस स्थिति में आ जाए कि जहां पर हम अपना जो नफा नुकसान है। देखिए, जाहिर सी बात है कि राजेंद्र भंडारी को अगर जो विधायक थे कांग्रेस पार्टी के, यानी पौड़ी लोकसभा की 14 सीटों में से अगर कोई एक कांग्रेस का विधायक था तो वो राजेंद्र भंडारी थे। अब राजेंद्र भंडारी को ठीक चुनाव के समय बीजेपी में शामिल कराया, तो जाहिर सी बात है उनको जरूर कोई ना कोई उनके साथ बातचीत हुई होगी। और जिस बात को कहा जा रहा है, सार्वजनिक तौर पर कहा जा रहा है कि राजेंद्र भंडारी के साथ डील ये हुई है कि उनको जो है बीजेपी के टिकट से बद्रीनाथ से चुनाव लड़ा। बिल्कुल बिल्कुल दीपक जी, देखिए अगर हम बात करते हैं महिला सीट की, हम ओबीसी फैक्टर की बात कर लेते हैं। देखिए, कांग्रेस और बीजेपी में इसका फर्क पड़ता है। अगर हम पहली महिला कांग्रेस नेत्री की बात करें जो मेयर बनी थी, वो महिला सीट होने के कारण समीकरण बदल गया था। अगर हम पुरुष की बात करें तो बीजेपी ने समीकरण बदल दिया था। यूकेडी को क्या फर्क पड़ता है कि ओबीसी आरक्षण कम या ज्यादा हो, या सीट महिला हो या पुरुष हो, यूकेडी का स्टैंड करती है इस पे? देखिए, सत्ता पक्ष अपने फायदा नुकसान को देखकर ही ओबीसी के आरक्षण की स्थिति को बदलता रहता है अपनी इच्छा अनुसार। तो हमारे लिए तो स्थिति रहती है कि जो निर्णय आरक्षण का सरकार द्वारा लिया जाए या चुनाव आयोग लिया जाए कि कौन सी सीटें ओबीसी के हैं, वहां पर नहीं है, आरक्षण की स्थिति में है, तो हमें वहां पर तुरंत होकर जो हमारे बहुत सारे साथी जो तैयारी कर रहे होते हैं उनको हमें हटा के फिर वहां पर उसी से आरक्षण की स्थिति बनाना पड़ता है। तो इसका फर्क पड़ता है। ऐसा नहीं है कि फर्क नहीं पड़ता है। तैयारी जो कर रहे होते हैं, जो बेचारे वार्डों की तैयारी कर रहे हैं, जो मेयर की तैयारी कर रहे हो, वो अचानक अगर उनकी सीट बदल दी जाए, महिला हो जाए या ओबीसी हो जाए, एसटी हो जाए, किसी भी तरह की चीज अगर बदल जाती तो निश्चित रूप से प्रभाव पड़ता है, उनकी तैयारी में प्रभाव पड़ता है। लेकिन क्या करें, किसी राजनीतिक रूप की स्थिति है इसमें हमारी, उसमें यह कह सकते हैं कि जैसी भी स्थिति हो, परिस्थितियां हो, हमें एक मजबूत विपक्ष की तरह जनता के सामने अपने प्रस्तुत करना है। और उसी के तहत हम लोग स्वीकार करते हैं कि जो भी निर्णय हो उसको स्वीकार करते हुए हम लोग लड़ाई लड़े, मजबूती से लड़े और एक अच्छे विपक्ष को करें। बिल्कुल कमलेश जी, देखिए 24 से 25 कद्दावर कांग्रेस के नेता आपकी पार्टी में आए हैं, जिसमें कैबिनेट मिनिस्टर तक सम्मिलित हैं। कुछ पुराने, कुछ हाल फिलहाल ही आए हैं अभी लोकसभा चुनाव से पहले। लगता नहीं कि भाजपा संगठन को आने वाले समय में दिक्कत होने वाली है, क्योंकि जो कैबिनेट मिनिस्टर है उसका अपना तजुर्बा है, अपना एक्सपीरियंस है, अपना जनाधार है।
और एक जो सालों से आपकी पार्टी में कार्यकर्ता इस उम्मीद पे लगा बैठा है कि उसका भी नंबर आएगा, मेरा भी नंबर आएगा, क्योंकि आपकी पार्टी कहती है अंतिम व्यक्ति तक हमें पहुंचना है। क्या वो व्यक्ति प्रथम पंक्ति में आएगा या ताउम्र अंतिम पंक्ति में खड़ा रहेगा? कमलेश रमन जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात हमारे भाई ने बोली है, मैं उस बात में इतना नहीं रहती कि कोई भी व्यक्ति जीत के तहत भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ है और वो चुनाव लड़ेगा नहीं लड़ेगा, ऐसी कोई स्थिति आने वाली है और कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा महासमुद्र है और उसमें सभी समाहित होते हैं। तमाम यहाँ तजुर्बेकार हमारे नेता है, फिर नेतृत्व है, तो इन सारी चीजों को देखेगा कि किसको कहाँ पर हमने मान और सम्मान देना है। मुझे लगता है कि वो तमाम परिस्थितियों को भागते हुए उन्होंने सबको जिसको ज्वाइन कराया, तो सभी को कहीं ना कहीं मान सम्मान देने की बात भी संगठन करता है और सम्मान रखेंगे भी। तो ऐसा नहीं है कि केवल एक चुनावी माध्यम है मान और सम्मान देने का। तमाम वो ऐसे पद होते हैं, संगठन में होते हैं, तमाम उनके तजुर्बे का, उनके सलाह का संगठन पूरा महत्व रखता है और काम भी देता है उनसे। तो ऐसा नहीं है कि हर नेता केवल और केवल डील के माध्यम से ही भारतीय जनता पार्टी, यानी कुछ आते हैं, आपने कहा हर नेता नहीं, कमलेश जी आपने कहा हर नेता इसके तहत नहीं था, डील के तहत, इसका मतलब कुछ आते हैं डील के तहत। मैंने कहा कि हर व्यक्ति कोई ना कोई कर करके तो नहीं आता है, कम से कम वो ये सेवा भाव जो यहाँ भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो काम कर रहा है, जो देश को उन्नति की ओर ले जाने का काम कर रहा है, उसी से प्रभावित होकर तमाम लोगों ने यहाँ ज्वाइन करने का काम किया। और मुझे लगता है कि आगे संगठन को मजबूती देने का काम वो लोग करेंगे जिन लोगों ने ज्वाइन किया है, वो लोग करेंगे जो संगठन में पहले से रह रहे हैं, जिनकी विचारधारा पार्टी से जुड़ी है या जुड़ेगी। एक पर्सन और ऐड कर देता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल, आपने का प्रभावित होकर यशपाल आर्य, हरक सिंह रावत जी आपकी पार्टी में आए थे प्रभावित होकर, फिर क्या बात हुई, क्यों प्रभावित नहीं हो पाए, वो कांग्रेस में चले गए? देखिए, जब ज्यादा अति महत्वाकांक्षा हो जाती है किसी व्यक्ति की, जब व्यक्ति को लगता है कि मेरी तो बहुत ही प्रकार अति महत्वाकांक्षा है कि जहाँ पूरी नहीं हो रही वो दूसरी जगह पूरी हो जाएगी, तो वही ऐसे लोग होते हैं जो इधर से उधर जाने का ज्यादा काम करते हैं। मुझे लगता है कि अगर एक बार आपने कोई दल बदला है या कहीं पर आप गए हैं, तो संगठन में श्रद्धा और भाव के साथ में अगर आप काम करेंगे तो उसका जीवन उस संगठन को महत्व देना चाहिए, उस संगठन में काम करना चाहिए। ये उनका अपनी विचारधारा है, जो लोग आए थे या चले गए, ये उनकी अपनी विचारधारा है। अब उनकी क्या महत्वाकांक्षा बनी होगी या क्या होगी या वो किसको पूरा करना चाहते हैं, ये तो वही बेहतर बता सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि संगठन सर्वोपरि होता है, सरकार में जो काम करने वाले नुमाइंदे होते हैं वो सर्वोपरि होते हैं, तमाम वो एक ही कार्यकर्ता सर्वोपरि होता है संगठन का, जो संगठन को मजबूत करता है। और आने वाले नगर निगम के चुनाव में आप देखेंगे कि प्रत्येक कार्यकर्ता, चाहे जिन्होंने नए लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करा हो या हमारे पुराने कार्यकर्ताओं, तमाम सबकी विचारधाराओं को लेकर के संगठन चलेगा और सबका मान और सम्मान रखते हुए आने वाले चुनाव में भी भागीदारी दिखाएगा। तमाम वो सारी चीजें इस प्रदेश के अंदर जब चुनाव होगा तो आपको दिखाई देगा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ऊपर आएंगे और बोर्डों में अपना गठन। बिल्कुल विक्रम श्रीवास्तव जी, देखिए बिल्कुल कमलेश जी का कहना है कि पार्टी की विचारधारा से प्रभावित होकर व्यक्ति आता है, सेवा भाव से आता है। जब व्यक्ति प्रभावित होता है और सेवा भाव से आता है तो डील का प्रश्न कहाँ उठता है? विक्रम जी। मैडम ने लेट कर दिया भाजपा में प्रभावित होने में, क्योंकि पहले आपने जो उससे पहले कांग्रेस में थी, और जहाँ तक मैंने जो डील का ये जिक्र कर रही थी, मैं इनको 100% गारंटी के साथ ये कह सकता हूँ कि राजेंद्र भंडारी जो है बद्रीनाथ से चुनाव लड़ने वाले हैं और इसी डील के तहत जो है भारतीय जनता पार्टी ने उनको अपनी पार्टी में लिया है। क्योंकि ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात तमाम चमोली के भारतीय जनता पार्टी के जो वहाँ पे संगठन है, संगठन के लोग ये बात कह रहे हैं। देखिए, हम लोग पत्रकार हर तरह के वर्ग के लोगों से मिलते हैं, हर तरह के नेताओं से मिलते हैं, सब नेताओं की विचारधारा बदल जाती है, ये उसके हिसाब से। क्योंकि देखिए, सबका अपना अपना जन, यानी कि आप कह सकते हैं नेतागिरी के अलावा उसका अपना काम धंधा भी है। और बहुत सारे ऐसे नेता भी हैं जो सत्ता जिसकी होती है वो उसका झंडा पकड़ करके चंदा पकड़ करते हैं, क्योंकि उनको प्रसार में घाटा ना हो। बिल्कुल, जैसा हरक सिंह और उनका आपने यशपाल आर्य का जिक्र करा था, हरक सिंह की बहू का भी चुनाव के दौरान उनका वीडियो आया था, और जब वोटिंग होगी उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी में आ गई। उनके ऊपर ईडी का समन था, ईडी ने बुलाया था। जब ये सवाल जो है प्रदेश अध्यक्ष जी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कानून अपना काम कर रहा है। देखिए, कानून अपना काम कर रहा है, इस तरह का अगर आप वक्तव्य कहेंगे और फिर जब आपकी पार्टी में कोई अगर नेता शामिल होता है उसके बाद कानून अपने आंखों में पट्टी बांध होता है। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो दिखाई दे रहे हैं। महाराष्ट्र के कई नेता है जो सत्तावर नेता जिसके ऊपर आरोप खूब भारतीय जनता पार्टी लगाती रही हो, और वो अब अगर आपकी पार्टी पर आ गया तो कहीं ना कहीं देखिए जनता के अंदर एक मैसेज
जो है वो भारतीय जनता पार्टी की जो छवि को लेकर के, आप जो भी नेता है आपने दरवाजा खोला, आपने दरवाजा खोल करके अंदर रख दिया। एक बहुत छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूँ। एक बीजेपी के बड़े नेता है, वो मेरे साथ बैठे हुए थे बीजेपी कार्यालय में। उन्होंने कहा यार हमारे बड़े पुराने नेताजी है वो कार्यक्रम में पीछे बैठे हुए थे, और कभी जो है नगर निगम के पूर्व नेता प्रतिपक्ष जो आए थे उनको यशस्वी कह करके बुलाया जा रहा था, तो वो मेरे पास उठ करके आए और उन्होंने कहा यार इतने साल 35 साल में बीजेपी में रहा, मुझे तो आज तक किसी ने यशस्वी बोला नहीं। ये कल के कांग्रेस छोड़ करके आए, इन्हें यशस्वी बना करके मंच पर बिठा दिया। तो इस तरह की परिस्थितियों से भारतीय जनता पार्टी गुजर रही है, और नगर निकाय के चुनाव में इस तरह की स्थिति दिखाई दे रही है कि जो बहुत बड़ी जो पार्टी होने का ये जो दम बना रहे हैं, उसको भी ला और एक बड़ा कुंभा बढ़ाने का जो एक मैसेज केवल दिया जाता है, वो नगर निकाय में देखिए छोटा चुनाव होता है, और छोटे चुनाव में जगह की बात है। विधायक के व्यक्ति को अगर टिकट नहीं मिलेगा, अगर मान लीजिए जो विपक्ष से जो सत्ता पक्ष में आए हैं, जैसा आपने कैबिनेट मंत्री का, तो उनको ढेर पहुंचेगी। तो ये टकराव जो है ना बीजेपी बनाम कांग्रेस बीजेपी जो है वो बनने जा रही है, और यही कारण रहा कि जो नगर निकाय के चुनाव है वो लोकसभा चुनाव के बीच में नहीं कराए गए, उनको आगे कराने की परिस्थितियां जो है वो पैदा की। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत समय की अपनी सीमा है। दीपक रावत जी, केवल हार नामे मेयर में क्या इस बार यूकेडी का कैंडिडेट, चाहे सीट महिला होती है चाहे पुरुष होती है, आएगा इस बार? बिल्कुल 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 बिल्कुल, समय की भी अपनी सीमा है। कमलेश रमन जी, दीपक रावत जी, विक्रम श्रीवास्तव जी, आप तीनों ने आज की चर्चा में भाग लिया। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपको बताते चले कि 14% ओबीसी आरक्षण पर भी बात चल रही है। हम बात करते हैं अगर हाई कोर्ट की, वहां पे हल्फनामा दिया गया है चुनाव के लिए। सरकार में कहीं ना कहीं चुनाव को लेकर हलचल है, और शायद सियासत के लिए कहा जाता है कि सियासत की एक अलग जुबान होती है, लिखा है जो इकरार तो इनकार समझना। देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।